हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में कई सारे एग्जाम्स हैं। बिहार एसआई का भी है, बीपीएससी एईडीओ भी है और बीएसएससी भी है और बाकी भी कई सारे एग्जाम्स हैं। अदर स्टेट में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। उसको लेकर उसके संबंध में हम मैथ और रीजनिंग तो करवा ही रहे हैं। क्यों ना मैंने सोचा कि आपको जीएस की भी ऐसी तैयारी करवा दी जाए कि फिर चाहे पेपर कहीं से भी आए और इस बार आपका पक्का हो जाए। देखिए, ये बहुत अच्छी एक बुक जो है, जो इन्होंने यूथ पब्लिकेशन है उसके द्वारा ये बुक जारी की गई है, जिसमें बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के प्रश्नों को बहुत ही समराइज फॉर्म में दिया गया है। देखिए, अक्सर क्या होता है, प्रश्न वहीं से बनते हैं जो मेन टॉपिक होते हैं। हमें सब कुछ याद रहता है बट वो फैक्ट याद नहीं रहते हैं। तो क्यों ना उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है, जहां पर आपको ये सभी जीएस की तैयारी ऐसे करवा दी जाएगी। यहाँ पर मैं जो टॉपिक दिए हैं इनके साथ साथ कई सारे फैक्ट बताऊंगा। यदि आप उन फैक्ट को ध्यान में रखते जाएंगे और सिर्फ सुनते जाएंगे तो आपकी ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो 72 बीपीएससी हो, चाहे वो बाकी भी एग्जाम्स हो, अगर आप वहां पे ऐसा फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका ये बहुत ही मददगार होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि और हम कैसा प्रयास कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें से प्रागैतिहासिक, फिर सिंधु सभ्यता, फिर है हमारा ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, और इस तरीके से ये पूरा जाकर के गुप्त और उत्तर गुप्त पीरियड तक इसको खत्म किया जाएगा। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर प्राचीन बात में प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक उस युग को कहते हैं जब हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी कि जब पत्थर युग था, पाषाण युग की जो बात होती है उसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, यहां से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पत्थरों के औजार से। प्रागैतिहासिक को तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जानते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण के भी तीन भाग होते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। इस तरीके से तीन भागों में बांटा गया। यहां से जो अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, परंतु यहाँ से कुछ कुछ स्थान है, जैसे तो भीमबेटका के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, वहीं बिहार में एक जगह है, ठीक है, जो कुछ इससे संबंधित है, वो भी पूछा गया है। नवपाषाण युग से चिरांद है, सारण है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन पूछा है कि ये एक जगह पूछा है कि जो कालीबंगा है, वैसे तो ये जो शब्द है ये पुरापाषाण का नहीं है, प्रागैतिहासिक का नहीं है। ये जो है, ये जगह जो है वो किससे संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। परंतु किस राज्य में है तो आप जानते हैं, ये राजस्थान में है। इसकी विशेषताएं थोड़ा समझते हैं। तो ये एक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा, इसका अर्थ ये है। और क्यों पूछा जाता है ये बार बार, तो इस वजह से ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस वजह से हमें ये समझ में आता है कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पर कृषि का कार्य होता था। इतनी बातें जो है अगर इसके बारे में पता रहे तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बार ये कहां पर है? राजस्थान में। फिर एक प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रथम मानव जीवन का, जो मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ। देखिए, प्रथम मानव का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी। अब ये नर्मदा घाटी कहां पर है तो ये जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा घाटी के जो मानव जीवन का जीवाश्म प्राप्त हुआ है इसका नाम भी नर्मदा मैन रखा गया है। क्या रखा गया है? नर्मदा मैन। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो अरुण सोनकिया नाम के व्यक्ति थे, अरुण सोनकिया जी, उन्होंने इसकी खोज की थी। ये एक बात याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम प्राचीनतम मानव जीवाश्म का साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया जी ने। नर्मदा मैन नाम से ये है। ठीक है, तो ये हो गया, यहां से इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और कुछ भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अरुण सोनकिया और नर्मदा मैन, ये शब्द। तीसरा है कि भारतीय की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो पुरापाषाणिक संस्कृति। बता दिया कि आपको तीन भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। तो ये इतना याद रखिएगा। पूछा है कि जो भित्ति चित्र हैं, प्राचीनतम भित्ति चित्र, देखो पाषाण युग में सबसे जो प्राचीनतम भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, भित्ति जो चित्र है वो है भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाएं भी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को में भी ऐड किया जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, यूनेस्को में, यूनेस्को एक संस्था होती है जो हेरिटेज साइट को
रिकमेंड करती है, सूची जारी करती है, उसमें भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में जारी किया गया था। ठीक है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ये गुफाएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति थे वाकणकर जी, वाकणकर पूरा नाम में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, विष्णु वाकणकर से शायद आई थिंक नाम है, परंतु उनके नाम के पीछे वाकणकर जरूर जगह है। उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, मैं अभी नाम याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो भीमबेटका के बारे में याद हो गया, भीमबेटका में। अच्छा, एक और गुफा है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी ये पूछ दे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो या खुद यार जो है इसकी गुफाएं कहां पर प्राप्त होती है। ये भी पाषाण युगीन गुफाएं हैं जहां से चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, मुझे पक्का है कभी ना कभी पूछा जाएगा। ये याद रखिए, ये उत्तराखंड में, कहां पर है, उत्तराखंड की गुफाएं हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से गुफाओं से साक्ष्य जो होते हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, और जो देखो प्रश्न पूछा जाता है कि चिरांद जो है वो कहां पर है, तो चिरांद आप जानते हैं ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर है, सारण जो छपरा है वहां पर चिरांद है। चिरांद से 9 पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो है हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद से। ठीक है, औजार यहां से जो हिरण है, हिरण की हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये 9 पाषाणी संस्कृति है, चिरांद सारण जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि का कार्य भी इसी समय प्रारंभ हुआ था, 9 पाषाण युग में ही कृषि का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और एक जगह है उत्तर प्रदेश का यहुरा देव। ठीक है, यहां से प्राचीनतम जो पैडी है, राइस है, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे राइस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से, तो यहुरा देव से। ठीक है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। दमदमा भी एक स्थान है जो भी, वो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो दमदमा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सराय नहर भी एक जगह है, सराय नहर भी उत्तर प्रदेश में ही है, जहां से सबसे ज्यादा जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा मृत जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो है सराय नहर से। वो भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही सराय नहर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था। ये जानते हैं आप कि कुत्ता एक ऐसा जानवर होता था जिससे शिकार करने में आसानी होती थी, इस वजह से इसको अपना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नियो येथिक जो है, नियो में 9 पाषाण युग, उसका अर्थ ही है नियो। और एक है चाइको येथिक, जिसका अर्थ होता है तांबा, तो ताम्र पाषाण युग के बारे में होता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इतनी बातें इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कुछ और मैं बातें बताता हूं आपको इससे संबंधित जो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। एक तो जो ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक है कि मनुष्य जो है गर्तावास में रहता था, घर बना करके गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक साथ ठीक है 2 व्यक्तियों को दफनाया गया है, 2 को दफनाने का जो साक्ष्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाया गया है, तो कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आप याद रखिए कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। कहां से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, यहां से कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास जो है इसके साक्ष्य जो है, ये तो मेहरगढ़ हो गया, और ये हो गया बुर्ज होम। बुर्ज जो होम है, बुर्ज होम से हमें गर्तावास यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने के जानकारी जो है, आवास प्राप्त होते हैं, गर्तावास। वहीं कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य यहीं पर प्राप्त हुए हैं, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया। एक साथ 2 को दफनाने के जो साक्ष्य ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है, कहां से, तो योथई से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतनी बात याद रखना, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने यहां पर आपको इनको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं हम जो भी। ठीक है, अब ये आता है सिंधु सभ्यता, जहां से हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर तो बहुत सारे हैं, जैसे सबसे प्रमुख नगर है जो है हड़प्पा।
ठीक है, हड़प्पा ही है, ठीक है, फिर मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, फिर योथई है, कालीबंगा है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे तो इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें से एक एक करके हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको सारी बातें यहीं पर डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए, एक तो नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा है, तो सिंधु नदी किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सर्वप्रथम हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज हुई थी 1921 में, ठीक है, 1921 में दो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। बाद में 1922 में आर.डी. बनर्जी जो थे, आर.डी. बनर्जी ने किसकी, मोहनजोदाड़ो की खोज की। किसने, आर.डी. बनर्जी। अभी जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो को एक चीज याद रखिएगा, 3-4 बातें। एक तो यह है किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1922 में इसको आर.डी. बनर्जी ने खोज की थी। तीसरी बात, इसका जो नाम पड़ा है मोहनजोदाड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का ढेर, मृतकों का ढेर या मृतकों का टीला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा माना गया है सबसे ज्यादा मृत शरीर यहीं पे पाए गए हैं। चौथा है कि यहाँ से जो कांसे की नृत्यांगना है, नर्तकी जो है, उसकी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। एक तो ये बात याद रखिए। यहाँ से ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, ग्रेट बाथ यानी कि एक बड़ा सा स्नानागार, ठीक है, तो ग्रेट बाथ जो है, बृहद स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहीं से प्राप्त हुआ है स्नानागार, ठीक है, ये बातें जो है, ठीक है। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, अन्न के भंडार, अन्नागार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में पता रहेंगी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आते हैं हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से संबंधित देखो कितनी जो बातें हो सकती हैं, जो पूछी जा सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस नगर की खोज हुई थी, तो हड़प्पा की हुई थी प्रथम। इसकी खोज 1921 में बताया मैंने आपको, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। ये किस नदी किनारे पूछे तो रावी नदी किनारे है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी पाकिस्तान में है, जैसे जो मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में है, ठीक है, तो रावी नदी किनारे। यहाँ से जो दाढ़ी वाला एक पुरुष है, ठीक है, उसका जो धड़ प्राप्त हुआ है, दाढ़ी वाले पुरुष का धड़ जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के बारे में इतनी बातें याद रखिएगा। नगर नियोजन तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो ये हो जाएगा। तीसरा जो शहर है वो है, अगर हम बात करिए किसके बारे में, ठीक है, तीसरा जो, सॉरी, हाँ एक मिनट, तो तीसरा शहर है उसके बारे में बात करें तो वो है हमारा योथई। इसके बारे में बात करते हैं, ये भारत में है, भारत के गुजरात में है। इससे कितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। एक तो ये किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी बहती है उस नदी किनारे है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यह गोदीबाड़ा है। क्या है ये, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का अर्थ होता है यह डॉकयार्ड, जिसमें क्या कहेंगे, डकवार्ड, डॉकयार्ड। तीसरा कह सकते हैं कि यह हिंदी में इसको कह सकते हैं ये बंदरगाह है। तो यह एक बंदरगाह नगर है, क्या है, एक बंदरगाह है जहां से व्यापार होता था, ठीक है। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। कई बार पूछा गया गोदीबाड़ा या बंदरगाह कौन सा नगर था, तो वो योथई था। कहां से प्राप्त हुआ है, गुजरात से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी यहाँ मनके बनाने के साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो नगर था उसको चारों तरफ से घेरा नहीं गया था, बाउंड्री नहीं की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ से बताया जाता है कि यहाँ पे पुरुष के साथ स्त्री को भी दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हमने देखा है। चौथा जो नगर है हमारा वो भी समझ लेते हैं, वो है भारत में ही, ठीक है। एक जगह सबसे बड़ा जो भारत में बात की वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ये है हरियाणा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे उत्तर में पूछे, देखो अगर इस तरीके डिवाइड करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा है जो सबसे नॉर्थ में है, मांडा। सबसे पूरब में आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है, आयमगीर नगर या आयमगीरपुर, ठीक है। पश्चिम में आप जानते हैं सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। और दक्षिण में तो आपको बताइए कि यहाँ पे दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से, तो ये हो गया राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा है, हरियाणा में। हरियाणा में एक और है जगह जिसका नाम है बनावली। इसके बारे में याद रखिए कि यहाँ से जो है टेराकोटा का जो हय है वो प्राप्त हुआ है, कहां से, यहाँ से। तो जुते हुए खेत के साथ बताया था आपको, कहां से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से जो राजस्थान में है। हरियाणा से जो है वहीं से ये टेराकोटा का हय प्राप्त हुआ। तो इतनी बातें अगर इसके बारे में पता है आपको तो यहाँ से काफी कुछ हम
कर सकते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा जानते हैं कि साइंस में पूछा जा सकता है, तांबे और टिन को मिक्स करने से कांसा बनता है। ठीक है, तो कांसा कैसे बनता है, तांबा और टिन को आपस में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कांसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दयाराम साहनी हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन है, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ से टेराकोटा का मैंने बताया था अभी कि हाँ ये कहाँ से प्राप्त हुआ टेराकोटा का, तो इंपॉर्टेंट है ये बनावली से। ठीक है, हड़प्पा की खोज बताया था आपको दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदाड़ो को आर.डी. बनर्जी ने, और बाद में ए.एन. दीक्षित और वत्स जो है वो भी संबंधित थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो था ये बताया था, ये किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है। एक और जगह है जिसको भी यूनेस्को में भी ऐड किया गया था, वह है धोलावीरा, ये भी गुजरात में है, याद रखिएगा, एक तो गुजरात में है, और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो धोलावीरा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हमारे पास जो साक्ष्य हैं, यानी स्क्रिप्ट तो है, देखो उस समय बताया था जैसे प्रागैतिहासिक, जिसमें हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, भाषा नहीं थी, परंतु इस समय हमारे पास भाषा तो थी और स्क्रिप्ट भी है, पर पढ़ी नहीं गई, तो जिसको पढ़ा नहीं गया है उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, इस समय शाकाहारी और मांसाहार दोनों का प्रयोग होता था, तो दोनों टाइप के जीवन व्यतीत करते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। चौदड़ो एक सभ्यता है जो सिंध में है, पाकिस्तान में। चौदड़ो के बारे में याद रखिएगा कि यहां से मन के बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। मन के बनाने की फैक्ट्री, मन के मोतियां होती हैं, ठीक है, तो उसकी फैक्ट्री प्राप्त हुई है कहां से, यहां से। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार बता दिया मैंने आपको, कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से हो चुका है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है, जो यहाँ की स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ी नहीं गई, जिसको हम चित्राक्षर ये भी कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्योंकि चित्र बने हुए चित्राक्षर कहते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और जो ये है ये कहां से, तो दाएं से बाएं ओर, यानी ये हम बाएं से दाएं करते हैं ना, इसमें दाएं से बाएं ओर लिखा गया है, ये इसके इंपॉर्टेंट बात है। और कैसी है, चित्राक्षर, याद रखिएगा। वाटर रिजर्व बता दिया मैंने, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से हुआ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस धातु का प्रयोग होता था, तो तांबा और कांसे का प्रयोग होता था। आयरन की खोज तो हुई उत्तर वैदिक युग में, तो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो है आयरन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और एक जानवर से परिचित नहीं थे, घोड़ा, तो ये भी याद रखिए, घोड़े से भी परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के प्रयोग। और किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आयरन से। हड़प्पा के निवासियों को व्यापारिक संबंध किससे था, तो मेसोपोटामिया से था, मिस्र की सभ्यता से था। ठीक है, मिस्र से था। और ये भारत को, यानी कि सिंधु व्यक्तियों को, इनको क्या कहते थे, तो इनको एक नाम देते थे सिंधु सभ्यता को, मयुवा की सभ्यता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मयुवा किनको कहा गया है, सिंधु निवासियों को कहा गया। प्राचीनतम बंदरगाह बता चुका हूं मैं आपको, योथाई में था प्राचीनतम बंदरगाह, ये पता ही है आपको। जुते हुए खेत के साथ बता चुका हूं, और ये गंगा से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की अधिकतर जो मोहरें हैं वो किससे बनी है, तो सही खड़ी पत्थर होता है उससे बनाई गई। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दजया और फरात की नदियों के किनारे थी, तो इस वजह से इसको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उपजाऊ भूमि। सिंधु घाटी सभ्यता का जो गुजरात में कौन से, योथाई बता चुका हूं। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। यहां से एक पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति, यानी एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें पशुपति, जिनको आद्य शिव भी कहा गया है, प्राचीनतम शिव कहा गया है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके चारों तो कुछ जानवर बचे हैं, बने हैं, उसको देखिए कौन कौन से जानवर हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें एक तो है हाथी, क्या है, हाथी, क्या देखिएगा, एक है हाथी, एक बाघ है बना हुआ है इस मोहर में, जिसमें पशुपति मोहर है। ठीक है, एक गैंडा बना हुआ है, ठीक है, एक गैंडा और एक भैंसा बना हुआ है। तो ये जानवर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एक शिव जी है जो बैठे हुए हैं, इनको आद्य शिव कहा गया है, इन्हीं को पशुपति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये नाम याद रखिए, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। कैसी सभ्यता थी, आप जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में है। भारत के जो प्रमुख स्थान है जो भारत में है, उनको बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख जगह है। एक तो धौलावीरा है, ठीक है, जो कहां पर है, गुजरात में है। दूसरा अयोध्या है, जो भी गुजरात में है। ठीक है, वहीं बनावली जो है वो भी हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा है, ये भी हरियाणा में है।
ठीक है। दाखी गढ़ी ये भी हरियाणा में है। ये सारे जो स्थान है इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये सब। उत्तर प्रदेश में, सॉरी हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में मांडी है, मांडी एक जगह है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और अयमगीर, ठीक है, पुर ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक ही है, वो है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। ज्यादातर पंजाब में, ठीक है, रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में है, ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में एक भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसका देखिए, हड़प्पा सभ्यता के औजार हथियार किससे बने थे? तो अक्सर बताया आपको, जो धातु से परिचित थे उन्हीं से बने होंगे। तो यहाँ पर जैसे तांबा है, टिन है और कांसा, ये तीन धातुएं थी। तांबे और टिन से कांसा बनता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की हुई थी? 1922 में, आर डी बनर्जी ने। पंजाब में कौन सा स्थान है बताया था आपको? रहमान डेरी है। सिंधु सभ्यता जो पंजाब में है, राय खोया है। और ये सब याद रखिएगा, ये है तो हड़प्पा ये सब, परंतु ये पाकिस्तान के पंजाब में, ना कि भारत के पंजाब में। मोहनजोदड़ो बताया था, इसका अर्थ होता है मृतकों का टोया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि यहाँ गेहूं की खेती होती थी, गेहूं की, राइस की, जौ की, ये सभी खेती होती थी। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो ये 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और सर्वप्रथम प्राचीनतम, अगर भारत में बात करें या भारतीय महाद्वीप में बात करें, तो वो याद रखिएगा, मैं बताया था आपको कि जहां पर, ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा। अब आते हैं वैदिक सभ्यता में। इतने क्वेश्चन थे जहां से ये पूछे जाते हैं बार बार, अगर आप इनको सिर्फ रिवाइज करते हैं तो आप देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ रखा गया है। अब आते हैं वैदिक युग। आप जानते हैं कि वैदिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से वेदों की शुरुआत होती है। वैदिक युग में सबसे जो प्राचीनतम है वो ऋग्वैदिक, क्योंकि प्राचीनतम जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंत में अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ये जो 3 वेद हैं इनको वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वेद त्रयी। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें से वेद त्रयी में जो अथर्ववेद है उसको ऐड नहीं किया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 चैप्टर हैं जिनको 10 मंडल कहते हैं, ठीक है, 10 चैप्टर हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं। सूक्त यानी मंत्र जो है 1028 हैं, जो भगवान यानी कि उनको मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद ये है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। और इसमें ही जो ऋग्वेद है इसका जो 10वां मंडल है, कौन सा? अंतिम जो चैप्टर है, इसमें इसका एक पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त जो है, उस पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन आता है। वर्ण व्यवस्था जो कि जाति आधारित न होकर के कर्म आधारित थी, जन्म आधारित न होकर के कर्म आधारित थी, ठीक है। तो अभी आगे देखते जाते हैं एक एक करके। आइए, तो इतनी बातें समझ आ गई। अब आते हैं, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया हमारा? वो है हमारा ऋग्वेद। बता दिया मैंने आपको कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पूछा है कौन सा प्राचीनतम वेद है? ऋग्वेद है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चाहे देखिए बीपीएससी 31वीं बीपीएससी हो, बीपीएससी आईडीसी हो, बीपीएससी, ये सारे एग्जाम में पूछा गया। करेक्ट पुरुषार्थ क्या है? तो 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, ठीक है। एक सर्वप्रथम है धर्म। 4 पुरुषार्थों की वर्णन किया गया है हिंदू धर्म में। धर्म है, अर्थ है, ठीक है, काम है और मोक्ष है। तो सर्वप्रथम क्या होता है? प्रथम जो है वो धर्म, फिर है अर्थ यानी कि धन कमाना, फिर है काम यानी कि विवाह है, और अंतिम है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों की वर्णन किया गया है हिंदू वेदों के हिसाब से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का चर्चा यहाँ पे आती है, ठीक है। और गायत्री मंत्र की जो रचना की है वो विश्वामित्र ने की है। किसने? विश्वामित्र जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। 3रा चैप्टर जो है 3रे मंडल में इसको दिया गया है, किसको? गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र समर्पित किसको? भगवान सूर्य को, ठीक है। करे यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन जो है वो भी ऋग्वेद में आता है। वेदों की संख्या 4 हो गई। वेद त्रयी कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको वेद त्रयी कहते हैं। एक युद्ध का वर्णन आता है ऋग्वेद में, 10 राग युद्ध। 10 राग यानी 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें से 5, एक तरफ 5 राजा होते हैं, ठीक है, आर्य, और एक तरफ होते हैं 5 राजा अनार्य। एक तरफ राजा भरत हैं जो आर्य तरफ से हैं, और एक तरफ राजा सुदास हैं, सुदास,
जो अनार तरफ से, इसमें अनार जातियां हैं और इनके बीच में युद्ध होता है जिसको 10 राग युद्ध कहते हैं। यह जो युद्ध है वो परसुनी यानी रावी नदी का नाम ही परसुनी नदी है, तो रावी नदी के यानी किनारे यह युद्ध होता है जिसमें जो भरत है उनकी जीत होती है और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर भारत का नाम, भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, तो 10 राग युद्ध का कहाँ हुआ था याद रखिएगा, तो ये हुआ था रावी नदी किनारे या परसुनी नदी किनारे। ठीक है, रावी को ही परसुनी कहा गया है, इसके किनारे हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहे ऋग्वेद का 9वां मंडल, याद रखिए जो 9वां चैप्टर है वो भगवान सोम को समर्पित है, सोम देवता को जो एक पेय पदार्थ है उसको समर्पित है। और 10वां बताया था पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन आता है। तीसरे में गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बोगज गोई है, यहाँ से इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है बोगज गोई। बोगज गोई जो है उसमें वही चीजों का वर्णन है जो हमारे वैदिक देवता हैं, इन्हीं वैदिक देवताओं का वर्णन किसमें है, बोगज गोई से है। तो कुछ ठीक है, ये बोगज गोई कहाँ है, ईरान में पाया गया है, तो याद रखिएगा। तो इनमें वही देवताओं का वर्णन आया है जो ऋग्वेद में है। अछूत की अवधारणा मुख्य रूप से धर्म शास्त्रों से आई है, न तो वेदों से आई है। वेदों में अछूत जैसा कोई वर्णन नहीं है, परंतु जो बाद के धर्म शास्त्र हुए उनमें कैसे ये शब्द जुड़ गया समझ नहीं आता है, तो बाद में धर्म शास्त्रों में अछूत जैसी शब्द की वर्णन आता है, खासकर मनुस्मृति में विशेषकर। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठान यानी कि ईश्वर को खुश करने या देवताओं को खुश करने के उद्देश्य से, यह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में दिया गया है कि किस तरीके से, मतलब मंत्र दिए गए हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के। परंतु जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद जो है इसमें अनुष्ठान दिया गया है कि यज्ञ करने के नियम बताए गए हैं, नियम बताया गया है कि कैसे यज्ञ किया जाएगा। इसी में गणित जो है, गणित के कुछ नियम आते हैं, तो गणित समझ रखिए, गणित का संबंध भी इसी से है। बाद में जो सोलहवां सूत्र है वो इसी से आया है। ठीक है, फिर आता है सामवेद। सामवेद बताया गया कि जो मंत्र वो कैसे पढ़े जाएंगे, तो इसमें संगीत वेद भी कहते हैं इसको, इस वजह से इसका नाम पड़ा है सामवेद, तो संगीत वेद। ठीक है, और अंत में अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो बाद में आया है और इसमें कर्म कांड जो है या जादू टोना, भूत प्रेत और दवाएं आदि औषधियों के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्म कांड किसके संबंध किससे है, वो है यजुर्वेद से। वैदिक देवता कौन से हैं, तो कार्तिकेय जो है वो ये वैदिक देवता नहीं है, कैसा कभी पूछा गया होगा। जो वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति बताता है, बता दिया अभी, यजुर्वेद है, पद्धति बताता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, बताया था मैंने अभी पीछे ही कि इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और इसका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3 चैप्टर में दिया गया है। संग्रहिता कौन सा, तो एक अधिकारी होता था जिसको कहते हैं संग्रहिता, जिसको कोषाध्यक्ष भी कहा गया है, तो संग्रहिता। ठीक है, भारत में एक और व्यक्ति होता था, इसको कहते थे पायागई, जो एक संदेश वाहक होता था। यह विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन अधिकारी माना जाता था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था, तो ब्रह्मा करते थे। सत्यमेव जयते जो है ये कहां से आया है, तो यह आया है मुंडक उपनिषद से, जो हमारा आदर्श वाक्य है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा कहां से आया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। ठीक है, वहीं अभी जो आप जानते हैं G20 में एक वाक्य था, ठीक है, ठीक है, उसको, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो शब्द है यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, कुटुंबकम, ये जो शब्द है ये कहां से आया है, तो ये आया है महोपनिषद से। कहां से है, महाउपनिषद से। ठीक है, महोपनिषद या महाउपनिषद कहीं दिया हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी चूंकि शब्द फेमस हो चुका है तो पूछा जा सकता है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखिए मान्यता अनुसार महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में कहा, कितने दिन हुआ था, सॉरी, तो कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन हुआ था। ऐसी मानता है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो कितने दिन हुआ था, तो 18 दिन तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, वही जो गीता है, वो गीता का जो वर्णन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गीता जो है वो कहां से आई है, किस उसका भाग है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो गीता जो है वो याद रखिएगा भीष्म पर्व जो होता है, भीष्म पर्व का भाग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भीष्म पर्व का। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अघन्या। अघन्या जो शब्द है वो गाय का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य। गाय एक बहुत महत्वपूर्ण पशु था, इसी से कई सारे शब्द आए हैं, जैसे गोधूनी, गोधूई शाम के समय को कहा गया है। ठीक है, जो गविष्ठी, ठीक है, ये कहा गया है। और बेटी को कहा गया है दुहिता, जो गाय को दूहती है, तो बेटी जो है उसको दुहिता शब्द यूज किया गया है। गाय को अघन्या शब्द कहा गया है।
मैं बताया था जादू टोना वशीकरण जैसे जो आदि माया जादुई और दवाओं आदि जो है औषधि संबंधित जो भी विज्ञान है वो सब कहाँ से आया है, तो अथर्ववेद से आया है। इंपॉर्टेंट है। वेदों का सही क्रम क्या है, तो सबसे प्राचीन ऋग, फिर साम, फिर यजुर, फिर अथर्व, ये एक क्रम है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ऋग्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है और फिर सबसे प्राचीन सबसे नवीनतम वेद जो है वो है हमारा अथर्ववेद। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी माना जाता है। इनकी संख्या आप जानते हैं, उपनिषद 108 है, और जबकि वहीं पे जो पुराण है वो कितने हैं, 18 हैं। पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं और वेद कितने हैं, 4 हैं। एक दक्षिण भारत का एक तोइकापियम ग्रंथ है, ये पूछा गया था, ये व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोइकापियर ने की थी। इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम विधि ग्रंथ कौन सा है, तो आप जानते हैं प्राचीनतम जो हिंदू विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, सबसे प्राचीनतम है। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था की जो धारणा है वो कहां से आई है, तो मनु के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। परंतु वास्तव में वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के 10वें चैप्टर जो है 10वां मंडल जो है उसके पुरुष सूक्त में आया है। वेदों की संख्या बता चुका हूं मैं आपको 18 है, तो वेदों की संख्या हो गई 18। ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक युग तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैन और बौद्ध साहित्य से शुरू करके पूरा एकदम की खत्म कर देंगे, अंत हमारा होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, छोटे छोटे वीडियो में हम इतना कवर करते जाएंगे, ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आप इनको भी रिवाइज करते जाइए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।